हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द करियर हिंदी में स्वागत है। तो अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल द करियर हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम गुप्त वंश का इतिहास के बारे में सारी जानकारी जानेंगे। गुप्त वंश का इतिहास प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक गुप्त राजवंश है। इतिहासकारों के अनुसार इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। कुषाणों के बाद गुप्त वंश अति महत्वपूर्ण साम्राज्य था। इतिहास में गुप्त साम्राज्य का पहला प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त था। इसने ही लिच्छवियों के प्रमुख की पुत्री कुमार देवी से विवाह किया था। गुप्त वंश भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। गुप्त वंश की उत्पत्ति, ओरिजिन एंड राइज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। इस गुप्त साम्राज्य की नींव 3री शताब्दी के चौथे दशक में रखी गई थी, जबकि इसका उत्थान 4वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। मौर्य वंश के पतन के बाद हर्ष के समय तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो सकी। हालांकि कुषाण एवं सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का भरसक प्रयास किया। मौर्य वंश के पतन के पश्चात 3री शताब्दी ईस्वी में 3 राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें मध्य भारत में नाग शक्ति, दक्षिण में वाकाटक तथा पूर्व में गुप्त वंश प्रमुख थे। इस वंशों में से गुप्त वंश ही एक ऐसा वंश था जो राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने में सफल रहा। गुप्त शासकों के नाम श्री, चंद्र, समुद्र, स्कंद आदि थे। गुप्त उनका उपनाम था जो उनके वर्ण व जाति को परिभाषित करता था। गुप्त शासक वैश्य समुदाय से थे। इतिहास में जिस प्राचीनतम गुप्त राजा के बारे में पता चला है वो है श्रीगुप्त हैं। श्रीगुप्त द्वारा गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया गया था, जिसका उल्लेख चीनी यात्री इत्सिंग द्वारा 500 वर्षों के बाद सन 671 से सन 695 के बीच में किया गया। इतिहासकार के अनुसार श्रीगुप्त अधीन छोटे से राज्य प्रयाग का शासक था। गुप्त सम्राटों ने यज्ञोपवीत धारण किया व अश्वमेध यज्ञ कराते थे। गुप्त वंश के समय में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। गुप्त वंश के शासक, रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। घटोत्कच। गुप्त वंश के शासक श्रीगुप्त के पश्चात उसका पुत्र घटोत्कच राजगद्दी पर बैठा। इसने 280 ई से 320 ई तक शासन किया। इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। उत्पन्न होते समय उसके सिर पर केश उत्कच न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वो अत्यंत मायावी था, जिस कारण वो जन्म लेते ही बड़ा हो गया था। चंद्रगुप्त प्रथम। अपने पिता घटोत्कच के बाद सन 320 में चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना। चंद्रगुप्त गुप्त वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। बाद में लिच्छवी को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। यहीं से उसका साम्राज्य विस्तार हुआ। उसने सफलतापूर्वक लगभग 15 वर्ष 320 ई से 335 ई तक शासन किया। समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के 15 वर्षों तक शासन करने के बाद उत्तराधिकारी के रूप में 330 ई शून्य में समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक बना, जिसने करीब 50 वर्षों तक शासन किया। वो बहुत ही प्रतिभाशाली योद्धा था। अपनी बुद्धि और कौशल के बल पर उसने पूरे दक्षिण में सैन्य अभियान करके विंध्य क्षेत्र के बनवासी कबीलों को परास्त किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त के सफलतापूर्वक शासन करने के पश्चात उत्तराधिकारी के रूप में चंद्रगुप्त के हाथों में गुप्त वंश की सत्ता आई। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सम्राट बना, जो समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था। निर्बल एवं कायर होने के कारण चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और उसकी पत्नी से विवाह कर लिया और गुप्त वंश का शासक बन बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसकी अन्य उपलब्धियां विक्रमांक और परंपरागत थीं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को भारत के महानतम सम्राटों में से एक माना जाता है। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों और विजय दोनों से किया। ध्रुव देवी और कुबेर नागा उसकी 2 पत्नियां थीं। चंद्रगुप्त द्वितीय कला और साहित्य का महान संरक्षक था। उसके दरबार में विद्वानों की मंडली रहती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। उसने अपने यात्रा वृतांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद कुमारगुप्त प्रथम सन 415 में राजा बना। अपने दादा समुद्रगुप्त की तरह उसने भी अश्वमेध यज्ञ के सिक्के जारी किए।
कुमारगुप्त ने 40 वर्षों तक शासन किया। वह चंद्रगुप्त का सबसे बड़ा पुत्र था, जबकि गोविंदगुप्त उसका छोटा भाई था। इसके शासनकाल में शांति और सुव्यवस्था थी एवं साम्राज्य की उन्नति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उस समय के अभिलेखों या मुद्राओं से पता चलता है कि उसने अनेक उपाधियां जैसे महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र सिंह, महेंद्र दिव्य आदि उपाधि धारण की थी। उसी के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। स्कंदगुप्त 455 में पुष्यमित्र के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु होने पर उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। स्कंदगुप्त गुप्तवंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। वह एक वीर और पराक्रमी योद्धा था। इसके शासनकाल में हूणों, मलेच्छों का आक्रमण हुआ, लेकिन उसने अपने पराक्रम से हूणों को पराजित कर साम्राज्य की प्रतिष्ठा स्थापित की। उसने सर्वप्रथम पुष्यमित्र को पराजित किया और उस पर विजय प्राप्त की। 466 ई में चीनी सम्राट के दरबार में एक राजदूत भेजा, जो उसके मैत्रीपूर्ण संबंधों के बारे में बताता है। इसने 100 राजाओं के स्वामी की भी उपाधि धारण की। अभिलेख से ज्ञात होता है उसके शासनकाल के दौरान भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया, जिसे उसने अतुल धन का व्यय करके 2 माह के भीतर उस बांध का पुनर्निर्माण करवा दिया। परवर्ती शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर एक ओर सामंतों ने सर उठाना शुरू किया, दूसरी ओर हूणों के आक्रमण ने गुप्तों की शक्ति को इतना कम कर दिया कि स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य को कायम नहीं रखा जा सका। स्कंदगुप्त के बाद इस साम्राज्य में निम्नलिखित प्रमुख राजा हुए: पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिम्हा गुप्ता, कुमारगुप्त तृतीय। गुप्त वंश का पतन 5वीं शताब्दी के आसपास उत्तरी भारत में गुप्त वंश का पतन आरंभ हो गया था। गुप्त काल के समय के राज्य छोटे 2 स्वतंत्र राज्यों में बंट गए व विदेशी हूणों का आक्रमण भी इसके पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हूणों का नेता तोरमोरा था, जो गुप्त साम्राज्य के बड़े हिस्से हड़पने में सफल रहा। उसका पुत्र मिहिरकुल बहुत निर्दय व बर्बर तथा सबसे तानाशाह व्यक्ति था। 2 स्थानीय शक्तिशाली राजकुमारों मालवा के यशोधर्मन और मगध के बालादित्य ने उसकी शक्ति को कुचला तथा भारत में उसके साम्राज्य को समाप्त कर दिया। गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं। गुप्तकालीन मंदिरों की अपनी ही अलग विशेषताएं थी, जो निम्न है। गुप्तकालीन मंदिरों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया जाता था, जिनमें ईंट तथा पत्थर जैसी स्थायी सामग्रियां प्रयोग में लाई जाती थीं, जिस पर चढ़ने के लिए चारों ओर से सीढ़ियां बनी होती थी तथा मंदिरों की छत सपाट होती थी। आरंभिक गुप्तकालीन मंदिरों में शिखर नहीं होते थे। मंदिरों का गर्भगृह बहुत साधारण होता था। गर्भगृह में देवताओं को स्थापित किया जाता था। शुरुआती गुप्त मंदिरों में अलंकरण देखने को नहीं मिलता है, परंतु बाद के स्तंभों, मंदिरों की दीवार, चौखट आदि पर मूर्तियों द्वारा अलंकरण देखने को मिलता है। विष्णु मंदिर नक्काशीदार है। इसके प्रवेश द्वार पर मकरवाहिनी, गंगा, यमुना, शंख व पद्म की आकृतियां बनी हैं। कई मंदिरों में गुप्तकालीन स्थापत्य कला देखने को मिलती है। गुप्तकालीन मंदिरों की विषय वस्तु रामायण, महाभारत और पुराणों से ली गई है। गुप्त काल के कुछ प्रमुख मंदिर इस प्रकार हैं। सांची का मंदिर। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट स्थित एक छोटा सा गांव है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। एर्न का विष्णु मंदिर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एर्न नामक स्थान पर गुप्त काल में विष्णु का एक मंदिर बना था, जो अब ध्वस्त हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह का द्वार तथा उसके सामने खने 2 स्तंभ आज अवशिष्ट हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर, प्राचीन झांसी जिले में देवगढ़ नामक स्थान से यह मंदिर स्थित है। गुप्त काल के सभी मंदिरों में देवगढ़ का दशावतार मंदिर सर्वाधिक सुंदर है, जिसमें गुप्त मंदिरों की सभी विशेषताएं प्राप्त हो जाती हैं। भीतरगांव का मंदिर। भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण ईंटों से किया गया है। मंदिर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाया गया। भूमरा का शिव मंदिर। मध्य प्रदेश के सतना जिले में भूमरा नामक स्थान से पाषाण निर्मित एक गर्भगृह प्राप्त हुआ। इसके प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की आकृतियां बनी हुई हैं। इसके द्वार की चौखट भी अलंकरणों से सजाई गई हैं। आशा करते हैं गुप्त वंश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ गुप्ता डायनेस्टी से आपको इस साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त हो पाए। अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।